अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑन डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप। कि आपके डॉक्टर का और पेशेंट का रिलेशनशिप किस तरह का होता है। सबसे पहले इसमें हमारे पास है साइकोलॉजिकल रिलेशन रिएक्शंस। ज्यादातर जो से लोग हैं उनको बहुत से साइकोलॉजिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले है एनजाइटी, जिसमें आप डर महसूस करते हो, नर्वसनेस महसूस करते हो, समटाइम्स आप पैनिक हो जाते हो। और ये तब होता है जबकि आपको कोई इवेंट याद आता है जिसकी वजह से ये एनजाइटी कॉज हुई थी। देन वी हैव हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा स्कैन करना शुरू कर देते हो, और आपको आप ये देखते हो कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो डेंजरस तो नहीं है, वहां पे आपको कोई खतरा तो नहीं है। और ये जो सा है ये तब होता है कि जब पेरेंट्स जो से हैं, पेरेंट्स और अगर चिल्ड्रन का आप रिलेशनशिप देखो तो ये तब होता है कि जब पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, घर लेट क्यों आ रहा है। तो तब आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हो, आपके जहन में डिफरेंट ख्याल आते हैं, कोई डेंजर ना हो गया हो, कुछ होना गया हो। ठीक है, देन वी हैव स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जिसमें आपको सोने में मसला होता है, आपको अजीब से ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। ठीक है, ये जो सा है ये किसी इंसिडेंट की वजह से भी हो सकता है, और वैसे भी हो सकता है कि कोई इंसिडेंट ना भी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है अगर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो। फिर आपके पास इंट्रूसिव मेमोरीज आ जाती है। इंट्रूसिव मेमोरी जो सी है वो आपके किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से होती हैं, जो कि अचानक से हुए हो, और वो आपके माइंड में फिर रह जाते हैं। फिर ये बहुत फिर डिफरेंट थॉट्स, इमेजेस या फीलिंग्स या कोई ऐसा वाकया जो सा है आपके सामने आता है, तो वो आपके जो पुराना ट्रॉमा है उसको अफेक्ट करता है। और जो सा है फिर आपको सेम वो मेमोरीज वगैरह आनी शुरू हो जाती है, और आप उसी कंडीशन में दोबारा फील करना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके पास गिल्ट आ जाता है, जो रिग्रेट की फीलिंग है, जब आप अपनी कोई चीज हासिल नहीं कर पाते, आपकी विशेष पूरी नहीं होती, या फिर आप खुद ही अपने आप को अपनी खुद की मिस्टेक्स की वजह से आपका कोई काम रह जाता है, या आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते और खुद को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, तो वो गिल्ट कहलाता है। ठीक है, देन वी हैव शेम और एम्बैरेसमेंट। ये वो फीलिंग है जिसमें हम बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, और हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम कोई चीज अचीव अगर कर रहे हैं, या हमारे कोई गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो हमें लगता है कि हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो हम अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो, लेकिन ये खुद को ही हम डिफरेंट मैनर्स में डाउन करते जाते हैं। देन भी है सैडनेस। सैडनेस जैसे जब आपको लो मूड हो, या फिर आपको जो है आपकी आंखों में आंसू वगैरह भरा है, ये आपकी सैडनेस होती है। देन वी हैव इरिटेबिलिटी एंड एंगर, जिसमें हम जो सा है खुद को अनजस्ट फील करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके जरिए में हम उसके नतीजे में हम जो सा है गुस्सा फील करते हैं। फिर इमोशनल नमनेस आ जाती है, जब हमें कुछ फर्क पड़ना बंद हो जाता है, चाहे खुशी हो गम हो, हमें फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। देन वी हैव विदड्रॉल, जिसमें हम खुद को चीजों से दूर करना शुरू हो जाते हैं, फैमिली कॉन्टेक्ट से, सोशल जो सा है गैदरिंग्स वगैरह से। देन वी हैव मेंटल अवॉइडनेस, जिसमें हमें जो थॉट्स आ रही हैं ट्रॉमा वगैरह की वजह से, उसको हम जो सा है स्टॉप करना शुरू कर देते हैं, और समटाइम्स ये ज्यादातर अनसक्सेसफुल होता है और हम इसको अचीव नहीं कर पाते। फिर बिहेवियरल अवॉइडेंस है, जिसमें हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्टिविटीज वगैरह को जो है वो अवॉइड करते हैं। और फिर इंक्रीज स्टार्टल आ जाता है, जब एकदम से आप चीजों से घबराना शुरू हो जाते हो, चौंक जाते हो, डिफरेंट नॉइजेस पर चौंक जाते हो, डर फील करना शुरू हो जाते हो, तो ये आपका इंक्रीज स्टार्टल रिस्पॉन्स है कि एकदम से घबरा जाना। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ज्यादातर इस पर तो इसमें जो से हैं वो एससीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। तो एससीक्यू के अकॉर्डिंग आपको आ सकता है व्हाट इज स्टार्टल रिस्पॉन्स, या दो तीन रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इकट्ठे करके पूछे जा सकते हैं कि ये किस तरह से है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से आ जाएगा। तो जितना क्वेश्चन होगा लाइक आपको 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, ऐसे कोई वैसे ज्यादातर आपको 4 मार्क्स का आता है। तो आप अगर उसको हाफ या क्वार्टर हाफ शीट पे कर दें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। इन डिफरेंट मॉडल्स में आपके पास पहले है कम्युनिकेशन, डॉक्टर एम्पैथिक, ट्रस्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और प्रोफेशनल बाउंड्रीज। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंट मॉडल्स जो से हैं आपके डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। उसमें 4 मॉडल्स हैं। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, जिसमें डॉक्टर जो है वो ज्यादातर इंटरोगेशन करता है पेशेंट के साथ और उससे डिफरेंट क्वेश्चन करता है ताकि पता चल सके कि क्या मसला है। और इसमें जो फिजिशियन है वो पेशेंट के गार्डियन के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि जो आपका पेशेंट है उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है कि उससे आप कंसेंट वगैरह ले सको या उससे जो सा है पूछ सको। तो इसलिए आप खुद एज अ फिजिशियन जो है उसके गार्डियन के तौर पे एक्ट करते हो, उससे रिलेटेड जो उनसे डिसीजन है वो लेते हो। फिर इंफॉर्मेटिव मॉडल है। इसमें इसे कंज्यूमर मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें फिजिशियन जो सा है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे काम करता है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो सा है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले पेशेंट को बताता है। और पेशेंट के सिलेक्टेड इंटरवेंशन जैसे मतलब 2-3 ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं, तो हमने दोनों तीनों ट्रीटमेंट्स बता दी हैं। तो लेकिन जो सा है फिर पेशेंट जो सिलेक्ट करेगा, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इससे आपको ये हो सकता है, इससे आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। तो लेकिन इसके बाद जो सा पेशेंट सिलेक्ट करेगा कि मैंने नंबर 1 करना है, नंबर 2 करना है, तो आप उसको लेकर चलोगे, ठीक है। देन वी हैव इंटरप्रेटिव मॉडल। इंटरप्रेटिव मॉडल जो सा है आपके पास, इसमें फिजिशियन जो सा वो एडवाइजर के तौर पे एक्ट करता है। वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दे देता है, फिर सजेस्ट करता है कि अ, आपके लिए ये चीज ज्यादा बेहतर है तो आप इसको चूज कर लें। और फिर पेशेंट का कंसेंट जो सा है वो लेकर उस इंटरवेंशन को डिसाइड कर लेता है। फिर है वी हैव डेलिब्रेटिव मॉडल। डेलिब्रेटिव मॉडल जो सा है उसमें जो डॉक्टर है वो या फिर तो पेशेंट के जो है पेशेंट के साथ फ्रेंड के तौर पे एक्ट करता है या टीचर के तौर पे एक्ट करता है। और इसमें जो सा है जो ट्रीटमेंट वो पेशेंट को कन्विंस करने की कोशिश करता है उस इंटरवेंशन की तरफ जो पेशेंट के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। देन वी हैव टर्मिनेशन के किस तरह रिलेशनशिप जो है वो एंड पे किस तरह से आता है। अगर तो फिजिशियन कंक्लूड कर दे कि पेशेंट को जो है किसी दूसरे स्पेशलिस्ट की जरूरत है, या फिर जो से अपॉइंटमेंट्स है वो मिस हो जाए, या फिजिशियन रिफ्यूज कर दे नेशनैलिटी, रिलीजन या किसी और कास्ट की वजह से कि उसने इस पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, या फिर पेशेंट जो है वो प्रोफेशनल केयर से हटना चाहे, या और जो है उसे सेफ फील ना हो रहा हो उस फिजिशियन के साथ, या जो भी मसला है उसका उस पे ट्रस्ट ना हो, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट प्लान के साथ अडेयरेंस आपकी आ जाती है। अडेयरेंस का मतलब होता है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया गया फिजिशियन की तरफ से या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से की तरफ से, तो जब पेशेंट उस ट्रीटमेंट प्लान के साथ जुड़ा नहीं रह पा रहा, तो उससे हम जुड़ा रह रहा है तो उसे एडहेरेंस कहते हैं, और अगर नहीं जुड़ा रह पा रहा है तो उसे नॉन एडहेरेंस कहते हैं। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो सा है जो पेशेंट का आपका बिहेवियर है और उसकी जो सी एग्री रिकमेंडेशंस हैं, वो जिस चीज की तरफ कंसेंट शो करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से उसके जो से एडहेरेंस का पता चलता है। 1990 में कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लिटरेचर में लिखी गई थी, जिसे हमने कंप्लायंस टू एडहेरेंस बोला था, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एडहेरेंस ऑफ ट्रीटमेंट प्लान जो सा है वो ज्यादा हो सकते हैं। कंप्लायंस मतलब किसी चीज की तरफ आपका रुझान जब ज्यादा हो जाए। अब एडहेरेंस या कंप्लायंस के डिफरेंट मॉडल्स और थ्योरीज जो हैं वो हम पढ़ने लगे। सबसे पहले आपके पास बायोमेडिकल थ्योरी है जो लिंक करती है कंप्लायंस विद पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उसके डेमोग्राफिक, सेवेरिटी ऑफ डिजीज, कॉम्प्लेक्सिटी या ट्रीटमेंट का रेजिमेंट किस टाइप का है, ठीक है। मतलब कि जो एडहेरेंस है आपकी ट्रीटमेंट प्लान की, वो डिपेंड करती है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट पे। उसमें उसके डेमोग्राफिक, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो किस एथनिक से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका, जिसका हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीजें जो है उसके कंप्लायंस में
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बिहेवियर और सोशल लर्निंग थ्योरी जो फोकस करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, कि पेशेंट जो सा है उसको सोशल सपोर्ट कितनी है, फैमिली सपोर्ट कितनी है, कितने एक्शन वो किस हद तक एक्शन ले सकता है, किस हद तक अडियर रह सकता है, उसको किस हद तक इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट मिल रही है, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल रहा है, कि आपका बिहेवियर और सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाती है। देन वी हैव कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें हम कंप्लायंस से रिलेटेड पेशेंट को बताने के बारे में कोशिश करते हैं। डिफरेंट जो से है आप फीडबैक के बारे में बताते हो, डिफरेंट आप उसकी काउंसलिंग करते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि इस ट्रीटमेंट से आपको ये हो सकता है, ये आपको फायदा होगा, इतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, ताकि पेशेंट जो सा है उसका रुझान कंप्लायंस की तरफ, एडहेरेंस की तरफ ज्यादा बढ़े। फिर रैशनल बिलीफ थ्योरी है, जिसमें हाँ ये बताते हैं कि जो पेशेंट है वो कंप्लाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ट्रीटमेंट के साथ। और ये जो है डिपेंड करता है कि रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, या डिजीज के रिस्क क्या है, और किस तरह की आपको कॉस्ट आ रही है। रैशनल बिलीफ थ्योरी है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, डिपेंड करता है, इसमें आपका या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर का कोई हाथ नहीं है। फिर सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसमें पेशेंट जो सा है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करता है, ठीक है, और उसका बिहेवियर जो सा है इलनेस की तरफ वो जो सा है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करने के बावजूद भी अपनी इलनेस के साथ कोप अप करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। देन वी हैव नॉन एडहेरेंस, नॉन एडहेरेंस जिसमें कि आपका जो सा ट्रीटमेंट प्लान है उसके साथ आप जुड़े नहीं रह पा रहे, उसको नहीं फॉलो करना चाह रहे, तो ये डिफरेंट चीजों की वजह से होता है। अगर जो पेशेंट है उसका फिजिशियन पे ट्रस्ट ना हो, इकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो ट्रीटमेंट प्लान की, पेशेंट जो है उसको अच्छे से बात समझ ना लगी हो, उसका बिहेवियर जो है वो नॉन पॉजिटिव हो, उसको सपोर्ट ना मिली हो, तो एडहेरेंस की ये सारी चीजें हो सकते हैं, ये सारे वजूहात हो सकते हैं, ठीक है। ये फिर डिफरेंट बिलीफ्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों का मानना होता है दवाइयों से क्या होगा, फिर वो लोग हमारे यहाँ पे पीरों फकीरों के पीछे, और वो अच्छा ये छल्ला पहन लो, ये कर लो, ये दम करवा लो, उन चीजों पे चले जाते हैं। तो ये सारे भी आपके नॉन एडहेरेंस के कॉजेज हो सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा बेटा, स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है कि जिसमें आप चीजों से चुकन्ना रहना शुरू हो जाते हो, बहुत ज्यादा जल्दी आप चौंक जाते हो। स्टार्टल का मतलब होता है चौंकना, ठीक है। तो स्टार्टल रिस्पॉन्स में किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से, तो आप तेज आवाजों से या जो सा है एकदम से आपको कोई पीछे से पकड़े, कोई एकदम से आपको बुलाए, कोई एकदम से आपका नाम ले, ऊंची आवाज में आपसे बात करे, तो आप चौंक जाते हो, जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर समटाइम राइज कर सकता है, और आपको जो सा फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में आपकी बॉडी फील करती है, तो वो स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है। ये डिफरेंट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स की वजह से हो सकता है, आपके किसी पास्ट इंसिडेंट की वजह से हो सकता है, ये आपका स्टार्टल रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज एंड इलनेस, सॉरी साइको ट्रॉमा एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि ट्रॉमा से रिलेटेड आपको आपकी साइकोलॉजी क्या है, और ट्रॉमा से रिलेटेड आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर किस तरह से हो सकता है। साइको ट्रॉमा जो सा है वो ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से होता है, जिसमें आप किसी इंसिडेंट को अपनी आंखों से विटनेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की डेथ एक्सपीरियंस करते हो, या खुद किसी फिजिकल इंजरी से, असोल्ट से, रेप से, सेक्सुअल अब्यूज से, या एज बीइंग अ होस्टेज जो सा है आपको रखा जाता है, इन सब चीजों से अगर आप गुजरते हो, या फिजिकल या साइकोलॉजिकल थ्रेट वगैरह से गुजरते हो, तो ये आपके लिए साइको ट्रॉमा का रिजल्ट, ये सारी चीजें जो है वो साइको ट्रॉमा, मतलब कि आपके ट्रॉमा से रिलेटेड आपके माइंड में एक जो सा है वो चीज डाल देते हैं, इसे साइकोट्रोमा कहते हैं, कि आपका माइंड जो है ट्रोमा से रिलेटेड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। देन पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि ट्रोमा के बाद, किसी ट्रोमैटिक इवेंट के बाद आपकी बॉडी जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह से गुजरती है, उसे आप पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हो। इसमें जो है आपकी बॉडी शोक फील करती है, फैटीग रहती है, और जो सा है आपकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, सोसाइटी के साथ थोड़ा अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाती है, विड्रॉ स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो से हैं आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के
वजह वो फैक्टर्स हो सकते हैं। देन वी हैव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज एंड इलनेस। इलनेस सबसे पहले पता होना चाहिए इलनेस क्या है। इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी या हमारा माइंड अनहेल्थी सिचुएशन में होता है, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। देन वी हैव डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी एक इम्पेयरमेंट है, मतलब ऐसी कोई फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल या मेंटल सेंसरी डेवलपमेंट जो आपकी सही तरीके से नहीं हुई होती तो उसे आप डिसेबिलिटी बोलते हो। फिजिकल मतलब जिस्मानी, कॉग्निटिव जो आपकी नॉलेज वगैरह से रिलेटेड हो, इंटेलेक्चुअल जो आपकी जहानत से रिलेटेड हो, मेंटल जो आपके माइंड से रिलेटेड हो, सेंसरी सेंस करने से रिलेटेड, डेवलपमेंटल के आपकी बॉडी का कोई पार्ट मिस हो जाए। ये सारी चीजें जब आपकी इन सारी चीजों में से कोई चीज अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती, उसमें आप अ, रह जाते हो, तो उसे आप डिसेबिलिटी बोलते हो, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? फिजिकली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इन्वायरमेंटल, सोशो कल्चर, स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें जो सी हैं आपकी इलनेस और डिसेबिलिटी की वजह से अफेक्ट हो सकती है। अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो फिजिकली आप जो सा है वो फिजिकल होने की वजह से आप साइकोलॉजिकल, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से आप साइकोलॉजिकल जो है वो इसी तरह अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, आप जो है माइंड की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इमोशनल फील कर सकते हैं, या बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रेस वगैरह का या डिप्रेशन वगैरह का काज कर सकते हैं। आपको अगर इन्वायरमेंट से जो सा है एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी जहानत जो सी है वो कमजोर है, या आपकी किसी डिसेबिलिटी की वजह से आप फिजिकली, इमोशनली डिस्टर्ब फील करते हो, ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं आपके। अब डिफरेंट कंडीशंस जो आपकी डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, पोलियो की वजह से हो सकता है, आपको कोई अगर हियरिंग की आप बात करो तो सर्जरी की वजह से अगर आपको हीयरिंग मसला हो गया है, ओटिटस मीडिया है जिसमें आपका कान का इन्फेक्शन है, विजुअल में आपको अगर ग्लूकोमा हो गया है, या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी आईसाइट वीक हो गई है, स्पीच में अगर आपका ब्रेन डैमेज है, या आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे, मेंटल में जो सा है आपको डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर कंजेनिटल कोई मेंटल डिजीज है, और न्यूरल में आपके पास जो सा है हेमीप्लेजिया है, एपिलेप्सी है, क्वाड्रिप्लेजिया है, और साइकेट्रिक में आपके पास अल्कोहलिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह आ जाता है। ड्रग अब्यूज में मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, ड्रग अब्यूज, ये सारे जो है ये डिसेबिलिटी आपकी कॉज कर सकती हैं चीजें। अब मॉडल्स फॉर डिसेबिलिटी आपके पास जो से हैं, सबसे पहले हमारे पास मॉरल मॉडल है। ये सबसे ओल्डेस्ट है और अब सबसे कम यूज होने वाला और जो है वो मॉडल है। इसमें हम डिसेबिलिटी को इस मॉडल में कहा जाता है कि ताकि डिसेबिलिटी एक गुनाह है, शेम का कॉज है, और आपको ये मॉडल जो सा ये कहता था कि इससे जो सा है फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आपको आती हैं। फैमिलीज जिनके मेंबर्स जो से हैं वो डिसेबल थे, उनको छुपा के रखा करते थे और उनको आम सोसाइटी की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। फिर हमारे पास मेडिकल मॉडल है, ये मॉडर्न मॉडल के तौर पे कहा जाता है, जो 19th सेंचुरी में सबसे पहले डेवलप किया गया था। इसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी को एक सिकनेस कहा गया है जो मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से क्योर की जा सकती है। फिर इंडिविजुअल्स जिनको डिसेबिलिटी होती है, वो मेडिकल प्रोफेशन के जो आपके पास वर्कर्स हैं उनके पास जाते हैं और मेडिकल असिस्टेंस की वजह से जो है बेटर हो जाते हैं, या अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास रिहैबिलिटेशन मॉडल है, ये भी मेडिकल मॉडल की तरह की है, जिसमें हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी जो सी है वो रिहैबिलिटेशन की वजह से, ट्रेनिंग्स की वजह से, थेरेपीज की वजह से बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो से बच्चे हमारे पास डाउन सिंड्रोम वगैरह के या एल्बिनिज्म वगैरह के बच्चे हैं, उनकी जो सी ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग्स या थेरेपीज वगैरह की वजह से, काउंसलिंग वगैरह की वजह से भी वो ट्रीट हो सकते हैं बच्चे। फिर हमारे पास डिसेबिलिटी मॉडल है। डिसेबिलिटी मॉडल जो सा है वो नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ, इसमें कहा जाता है कि जो डिसेबिलिटी है वो नॉर्मल ही है जिंदगी में, ठीक है। ये कोई आपकी नॉर्मल चीज से डेविएट नहीं हो रही। अगर हम किसी चीज को किसी बंदे को डिसेबल कह रहे हैं तो वो किसी नॉर्मल चीज से डेविएट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि जो एक डिसेबल्ड पर्सन है वो भी नॉर्मल ही है।
फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है जिसमें इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सेंसरी, मेंटल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आ जाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, जब आप किसी काम को अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपको कोई ऑर्थोपेडिक का मसला है, कोई मोटर इम्पेयरमेंट है, चलने में मसला है, खेलने में मसला है, लर्न करने में मसला है, तो ये सारी जो है कि आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो ब्रॉड रेंज में हो सकती है और बहुत ज्यादा आपके जो से डिपार्टमेंट्स हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोपैडिक का मसला हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल मसला, पल्मोनरी मसला, ये सारी जो है आपके फिजिकल डिसेबिलिटीज में काउंट होते हैं। फिर आपके सेंसरी डिसेबिलिटीज में अगर आपको सेंसेस से रिलेटेड इम्पेयरमेंट हो, जैसे विजुअल, हेयरिंग और लिसनिंग में, सेंस करने में, बैलेंस वगैरह में, ये सारे आपके सेंसरी डिसेबिलिटीज कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स है, जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज वगैरह की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती है, तो वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहलाती है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी और एक मेंटल रिटार्डेशन। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें आप जो सा है अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पा रहे, आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग वगैरह में मसला होता है, तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है। और मेंटल जो रिटार्डेशन है, जिसमें कि आप सारे काम जो है वो इम्प्रॉपरली डन कर सको, किसी भी काम को ग्रास्प ना कर सको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डिसफंक्शन हो, तो ये जो है आपके कॉग्निट वो मेंटल रिटार्डेशन में आ जाता है। फिर आपके पास साइकियाट्रिक या मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, जो कि साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल पैटर्न्स के डिफरेंट होने की वजह से हो सकती है। ये जो सा है डिसेबिलिटी, ये किसी इंडिविजुअल में तब होती है जबकि उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, एंड वी हैव डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से, एपिलेप्सी, ऑटिज्म की वजह से या फिर सेरेब्रल पाल्सी की वजह से हो सकती है। जो आपकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है वो क्रोनिक भी हो सकती है, वो ज्यादातर क्रोनिक होती है। ठीक है, और ये मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें जो पर्सन है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कॉग्निशन के हवाले से, मतलब लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से उसकी लिमिटेशंस होती हैं, कि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, सोशली और सेल्फ केयर स्किल्स उसके बहुत ज्यादा कम है, आईक्यू उसका बहुत ज्यादा कम है, जो सा है एवरेज आईक्यू जो सा है ज्यादातर 100 होता है। ठीक है, तो आप उसको मेजर करते हो, अगर जो सा पर्सन है आपका उसका आईक्यू लेस देन 70 या 75 है, तो उसे हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। ठीक है, सिम्टम्स आपके जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, वो है कि जब आप इंटेलेक्चुअल कोई काम नहीं कर पा रहे होते, आपको बैठने में, चलने में कोई मसला होता है, या आप दूसरे बच्चों की तरह बैठ चल नहीं सकते, अगर आप लर्निंग में, बात करने में, चलने फिरने में मसला है, मेमोरीज का मसला है कि आपको बातें याद नहीं, मतलब जो पेशेंट है उसको बातें याद नहीं रह पा रही हैं, किसी सीक्वेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे सही तरीके से, चाइल्डिश बिहेवियर है, क्यूरियोसिटी आपकी नहीं है, आईक्यू 70 से कम है, और इंडिपेंडेंटली डिफरेंट चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अब डिफरेंट कॉजेज जो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, वो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से हो सकते हैं, किसी इंजरी की वजह से हो सकते हैं, डिजीज की वजह से हो सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं जो आपके ब्रेन में हो। ठीक है, ज्यादातर जो से है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज वो अननोन रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डाउन सिंड्रोम, फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम, बर्थ डिफेक्ट्स जो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कॉज बन सकते हैं। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होते हैं, वो बिहेवियर थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, काउंसलिंग और मेडिकेशन थेरेपी होती है। डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल्स को अगर आपने मेजर करना हो, तो उसमें आपके पास माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड डिसेबिलिटी के लेवल्स हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा बेटा, रैशनल बिलीफ थ्योरी आपके पास ऐसी थ्योरी है जिसमें पेशेंट जो सा है वो कंप्लाई कर भी सकता है आपकी
ट्रीटमेंट प्लान के साथ तो नहीं भी कर सकता। इसका कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी थिंकिंग के ऊपर, से आप रैशनल बिलीफ थ्योरी बोलते हो। ऑटिज्म आपके पास जो सा है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जब आपको हो, मतलब कि आपकी न्यूरोलॉजिकली डेवलपमेंट कम हो बच्चे की या पेशेंट की, तो उससे रिलेशन में जो सा आपका डिजीज होता है, उसे आप ऑटिज्म बोलते हो। बेटा रैशनल का मतलब होता है कि दूसरों से हट के, ठीक है। एक चीज होती है कॉमन, यूजुअल, एक होती है उसका ऑपोजिट होता है रैशनल। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, और हमारे जो बिहेवियर साइंसेस का सिलेबस है वो खत्म हो गया है। तो फिर नेक्स्ट हमारे जो थर्सडे की क्लासेस हुआ करेंगे, वो फिर हम अपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लेक्चर्स पे कर लेंगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज बच्चे। रख दे।